पधार रहे हमेशा हमेशा जय जयकार रहे। गुरुवर तो उपकारी है भक्तों के हितकारी है। गुरुवर तो उपकारी है भक्तों के हितकारी है। जय जयकार हो जय जयकार जय जयकार हो जय जयकार। जिन पे सागर जी पधार रहे हैं हमेशा हमेशा जय जयकार रहे। संगमदर्शी सुरीश्वरा जिन शासन को समर्पित है। संकल्प के संवेग से गात्र शौर्य गाथा है। जय जयकार हो जय जयकार जय जयकार हो जय जयकार। घर घर में है खुशियाँ छाई। नगर नगर में बाज बधाई। मीठी वाणी लागे है प्यारी। सर्व सहज है गुरु सूत्रधारी। जय जयकार हो जय जयकार जय जयकार हो जय जयकार। नमो तीर्थ प्रणेता पधार रहे हैं। चलिए सभी सामूहिक गुरुवंदन करेंगे। स्वामी ममासनो वंदियुं जानिते निस्सिहाय मथ एन वंदामि। स्वामी ममासनो वंदियुं जानिते निस्सिहाय मथ एन वंदामि। इच्छुकार सुहराई सुख तप शरीर निरावार सुख सज्जन यात्रा निर्वाहो जोजी। स्वामी साता चेजी हाथ पानी नो लाती जोजी। स्वामी ममासनो वंदियुं जानिते निस्सिहाय मथ एन वंदामि। चुकार सागरण सदी सुगम भक्तियों के भीतर रायन आवे। स्वामी ममासनो वंदियुं जानिते निस्सिहाय मथ एन वंदामि। शादाब साहिब स्वामी ममासनो वंदियुं जानिते निस्सिहाय संदेशा इच्छुक स्वामी ममासनो वंदियुं जानिते निस्सिहाय। शादाब सदी सुगम बाइबल ट्रांसलेशन इच्छुक स्वामी ममासनो वंदियुं जानिते निस्सिहाय नामी। शिकारी भगवान प्रसाद करी बाइबल प्रसाद करा शोभी। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोए सवसाहुणं। एसो बंजन मुक्तारो सम पावपनासनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम तो समा प्रभु मंगलम तूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्त मंगलम। चत्तारि मंगलवर्यन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम। केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। धम्मो मंगलम कीर्तम हिंसा संगमोतो देवावीतं नमः सन्ति जस्त धर्मे सयामनो। अंगूठे अमृतवसे नदितना बंदा श्री गुरु गौतम समरिये वंचित फल गाता। ज्ञान ध्यान क्रियाशील तपस्यागेषु प्रेरका धर्म भक्ति प्रेम सुख पारिषद हेम चंद्र कुल चंद्र सूर्याचार्य जयंतो जैन शासने
जिया जिया सदा जिया प्रेम सुरी महामना सौम्य मूर्ति दया पूर्णो जैनाचार्य वरप्रद अज्ञान तिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमन्दिरितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। मंगलाचरण से अभी शुरू करेंगे। एक सूचना है 3 डिस्क्लेमर किसी भी व्यक्ति इस कार्यक्रम में पूछे जाने वाले तमाम सवाल किसी भी व्यक्ति या वर्ग पे आरोप या प्रति आरोप लगाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता लाने और आपके मनोरंजन के उद्देश्य से पूछे जाएंगे। अगर किसी भी व्यक्ति या वर्ग को किसी भी सवाल के कारण कोई ठेस पहुंचती हो तो हम पूरी टीम की ओर से त्रिविध इच्छामित प्रण मानते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है पूज्य पन्यास भगवंत की आचार्य पदवी जो कि संकेश्वर जी तीर्थ में होने जा रही है, उसके निमित्त में आज छाप भरवाने का और कपड़े रंगने का जो कार्यक्रम रखा है, उस निमित्त में ये आपकी अदालत का एक आयोजन यहाँ पर रमेश अद्भुति महात्मा को भेंट स्वरूप ये देने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। आपने टीवी पर तो देखा ही होगा, आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ। आज यहाँ पर रजत शर्मा नहीं, लेकिन उनकी ही राशि वाला मैं राहुल आपका होस्ट रहूंगा। आज के जो भी
जी साहब। हाँ, आज के दिन रजत शर्मा मान के चप्पल जूते तैयार मत रखिएगा। रजत शर्मा मानने तक ठीक है। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आज के इस आपकी अदालत में जो हमारे जज के रूप में विराजमान है श्रीमान अरविंद भाई गुरुजी, एक बार जोरदार तालियां हो। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आज के जो ये कार्यक्रम शुरुआत करने की घोषणा करें। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। आपको बिल्कुल कार्यवाही शुरू की जाए। बिल्कुल शांतिपूर्वक रहना है, नहीं तो गुरुजी के हाथ में जो है वो उसके ऊपर बजाने के तक सीमित नहीं रहेगा। हमारे जज थोड़े अनोखे हैं, नायाब हैं, तो ये आपके ऊपर भी बजा सकते हैं, तो शांतिपूर्वक आपको सुनना है। जो हमारे आज के पहले मेहमान हैं बड़े ही खास हैं। गूगल फॉर्म हमने एक छोड़ा था जिसमें हमने पूछा था आपको कोई भी सवाल हो तो आपको पूछना है। आपने शायद गूगल फॉर्म नहीं भरा, कोई बात नहीं है, अभी भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी अगर शंका हो किसी को पूछने का तो मैं आपसे पूछूंगा, तब आपका हाथ ऊंचा कर सकते हैं। बकायदा आपको यहाँ पर आने का मौका मिलेगा, आप सवाल पूछ सकते हो। तो आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं बड़े ही खास हैं। शासन का भविष्य उन पर आधारित है, उनमें से ही हमें भावी ट्रस्टी, कर्मठ कार्यकर्ता और शासन रत्न मिलेंगे। आमंत्रित करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम के सबसे नन्हे मेहमान अंश जैन। अंश जैन आपकी अदालत में हाजिर हो। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ पर जो भी कंटेस्टेंट आएंगे या जो भी मेहमान आएंगे उनसे एक छोटी सी शपथ ग्रहण करवा रहे हैं। झूठ तो अपने खून में ही नहीं है, सभी जैन धर्म के पालन करने वाले हैं। हमको सिखाया ही गया है कि झूठ बोलना महापाप है, लेकिन फिर भी एक प्रतिक्रिया होती है। माइक जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, ठीक है। आपका नाम, इसमें तो झूठ नहीं बोली पाएंगे। आपका नाम जोर से बोलिए, सुनाई दिया पीछे? क्या नाम है इनका? अंश जैन। आपकी उम्र? 13 साल। 13 साल। आपको धार्मिक क्रियाओं में बड़ी दिलचस्पी है, ऐसे मैंने सुना है। हाँ। बराबर है। तो पहला आरोप जो अंश के ऊपर लगा है वो ये है, आप इस खेलने कूदने की उम्र में धर्म आराधना से जुड़े हो। इसके ऊपर आपको क्या कहना है? पहली बात, धर्म की कोई उम्र नहीं होती। हमें गुरु परिवार सदन पाठशाला में यही सिखाया गया है कि छोटी उम्र से ही हमें धर्म और आराधना में बनना है और हमारे जीवन को सफल बनाना है। हमारे जन्म के साथ हमारा मरण तो जुड़ा हुआ ही है, बट इसका समय किसी को नहीं पता। इसीलिए मैं आपसे भी यही कहता हूँ कि आप भी धर्म और आराधना में जुड़े। बच्चे ने जो कहा आपने सुना। इनसे मैंने एक सवाल किया है कि आप इतनी छोटी उम्र में जहाँ पर सबको खेलना कूदना चाहिए, आप धर्म आराधना में जुड़ गए हो, तो ये कह रहे हैं कि धर्म की कोई उम्र नहीं होती, जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी है। मृत्यु कब आएगी किसी को मालूम नहीं, आपको भी शीघ्रता से धर्म में लग जाना है। बहुत ही सुंदर जवाब दिया अंश भाई आपने। आपकी स्कूल की टाइमिंग क्या है अंश? सुबह 8 बजे जाते हो, 6:30 बजे आता है। इसके बावजूद आपके ऊपर अभी दूसरा आरोप लगा है, इतने व्यस्त शेड्यूल में भी आप व्यासना करते हो, रात्रि भोजन का त्याग भी करते हो।
इतनी आराधनाएं साधनाएं बिजी शेड्यूल के चलते आपके घर वालों को कोई परेशानी नहीं होती होगी, खास करके आपकी मम्मी। हाँ, जब ब्यासना करने बैठोगे तो गरम गरम परोस के तो देना पड़ेगा ना, मम्मी को कितनी परेशानी होती होगी, ये आपके ऊपर आरोप लगा है। परेशानी की कोई बात ही नहीं है। परमात्मा की आज्ञा पालन करना तो हमारा कर्तव्य है। परमात्मा की आज्ञा पालन करना तो हमारा कर्तव्य है। देव गुरु की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो रहा है और मम्मी तो हम सबका हौसला बढ़ाती है। ये ऐसी होती है हमारे जिनशासन की माताएं। बच्चा कह रहा है मुझे ब्यासने करने हैं, माता कह रही है तू इतना स्कूल में व्यस्त है बेटा, ब्यासना मत कर करके नहीं कह रहे हैं, बेटा तू आ जा, तू जब भी आएगा पाटला बिछाया हुआ होगा, गरम गरम रोटी तेरे लिए तैयार मैं करूंगी, बेटा तू ब्यासना कर। ऐसे धर्म में प्रेरित करने वाली आज की हमारी माताओं के लिए जोरदार। अभी मैं आज के जज महोदय से निवेदन करूंगा कि उनका जो भी फैसला है वो सुनाएंगे। सच में अगर बचपन से ही धर्म की नींव मजबूत हो तो शासन का भविष्य उज्जवल जरूर होगा। आप सभी भाग्यशाली माता पिता अभिभावक अपने बच्चों को धर्म आराधना में अवश्य जोड़े। खूब खूब धन्यवाद हमारे जज महोदय, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत ही अच्छे से अपना पक्ष रखा, इसके लिए खूब खूब आभार। आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये थे हमारे पहले मेहमान अंश जैन। अभी ऑडियंस की बारी है। सोचा था रजत शर्मा का नाम लेंगे, हॉल जैम पैक हो जाएगा। हमारी सिर्फ ये मैसेज करने की, भूमिका बनाने की ये कोशिश थी, बस एक सेंसनी क्रिएट करने की, जो हुई भी बकायदा। हमको 40-50 जितने फोन कॉल्स आए अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों से, वाकई में रजत शर्मा विजयवाड़ा में आ रहे थे। ये हमारी त्रुटि थी, हमने उनका नाम, उनका आधार दिया, लेकिन हम सक्षम मतलब कामयाब हुए। हमारा जो उद्देश्य था एक क्रिएट करने में, हाइप जो हुआ, नेक्स्ट डे हमने उसको थोड़ा सबलाइन भी कर दिया। जैसी ही अदालत करते तो वैसी ही अदालत यहाँ पर है, बहुत ही अच्छी संख्या में फिर भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी मैं आमंत्रित करने चाहूंगा आज के अगले मेहमान जो हमारे बीच आने वाले हैं, वह एक ऐसी शख्सियत है, उनको प्रथम गुरु की उपमा दे सकते हैं। प्रथम गुरु जिससे होता है जीवन शुरू। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे पेरेंट्स की, माँ बाप की, अभिभावक के रूप में हमारे बीच आ रहे हैं श्रीमान अनूप भाई। श्रीमान अनूप जी, आपकी अदालत में हाजिर हो। मैं जो कुछ भी कहूँगा सच के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद अनूप भाई। अनूप भाई, आपसे सीधे ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी 1 घंटे देरी से चल रहे हैं। तो आपके लिए हमारा पहला प्रश्न है, आजकल के जो पेरेंट्स हैं व्यवहारिक शिक्षण को यानी स्कूली शिक्षा को धार्मिक शिक्षण से ज्यादा महत्व दे रहे हैं, इस विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, व्यवहारिक ज्ञान जो है आज दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि उसके अंदर से संस्कार, संस्कृति और अध्यात्म जो है वो मिसिंग है।
फैमिली कल्चर्स, फैमिली वैल्यूज, माँ बाप के प्रति रिस्पेक्ट और ये सब जो एक संपूर्ण पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है एक बच्चे के लिए, वो आज की शिक्षा फेल हो रही है। और मानो या ना मानो ये एक सोचा हुआ षड्यंत्र है कि जिसके अंतर्गत जैसी हमको एक शिक्षा व्यवस्था दी गई है कि जिसके अंदर भावी पीढ़ी जो है वो जानबूझकर धर्म और संस्कार से वंचित रहे। अब अंश जैसे तो कोई अपवादी होंगे और उनके माँ बाप जैसे भी कोई अपवादी होंगे जो अपने बच्चों के धार्मिक संस्करण के लिए इतना जागरूक है। आप विचार करो कि एक सामान्य बच्चा 8 बजे जाता है स्कूल पे और 5:30-6 बजे तक घर पे आता है, वो धर्म कैसे कर पाता होगा, है ना? तो एक ओवरऑल मीनिंग, एक छोटी सी एक दृष्टांत देना चाहता हूँ आपको कि एक बीज जो है, बीज उसको जमीन में डालते हैं और धीरे धीरे उसको पानी का सिंचन कर बड़ा होता है वो वृक्ष, बराबर। और ऐसे वट वृक्ष हुए, ऐसे वृक्ष को किसी ने पूछा कि तूने बड़े होने के लिए क्या किया, बराबर। तो जिसने तुझे पानी पिलाया वो तुझे पर्याप्त था क्या? तो वृक्ष ने बोला नहीं, पानी जो पिलाया है वो तो खाली दिखा है लोगों को, लेकिन मुझे सनलाइट की भी आवश्यकता थी, ऑक्सीजन की भी आवश्यकता थी, न्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता थी, तो ऐसे बहुत सारी चीजों की आवश्यकता थी, खाली एकमात्र पानी मुझे पर्याप्त नहीं था, बराबर। तो देने के लिए जो है माता पिता है या टीचर जो भी है वो खाली पानी पिला सकते हैं, लेकिन वो पानी के बच्चे के ओवरऑल अपब्रिंगिंग के लिए पर्याप्त है क्या? तो के नहीं। तो उसके लिए पर्याप्त होने के लिए उसको एक वातावरण देने की आवश्यकता है। और ये जो वातावरण जो आज बिगड़ रहा है, चारों तरफ वावाजोड़ पाश्चात्य संस्कृति का, टेक्नोलॉजी का, लगभग 90% पेरेंट्स को ये कंप्लेन है कि मेरे बच्चे मोबाइल के ऊपर रह जाते हैं। अनूप भाई, आपको मैं यहाँ पर थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। आपने पाश्चात्य सभ्यता की बात करी है, तो उसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न जो है, ये जो यहाँ पर बातें कही जा रही है, एज अ पेरेंट्स, ओवरऑल जो पेरेंट्स हैं सभी को रिप्रेजेंट के रूप में, अभिभावक के रूप में अनूप भाई यहाँ पर उपस्थित है, तो यहाँ पर जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको यही मानना है कि यह सवाल आपको भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना? ये मैं जस्ट क्लैरिफाई कर देता हूँ। भारतीय संस्कृति के विपरीत वेशभूषा का चलन आजकल उफान पर है। जहां पाश्चात्य सभ्यता के लोग भारतीय पहनावा अपनाते दिख रहे हैं, हम लोग हैं कि हमें पाश्चात्य सभ्यता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये कितना सही है? देखिए कि इसका अगर मूल पकड़ने जाए तो एक स्वभाव है कि जहां अभाव होगा ना वो खींचेगा। हमें वही चीजें आकर्षित लगती है जो हमारे पास नहीं है, हमें वही चीजें अच्छी लगेगी जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है वो हमें कभी संतुष्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि हम मन के स्तर पे जीते हैं, और जो मन के स्तर पे जीता है, माता ने एक बार दृष्टांत कहा था कि ये खोपड़ी है, इसमें दुनिया की तमाम वस्तुएं डाल दो तो भी ये कभी भरने वाली नहीं है। तो मूल प्रश्न पे आते हैं, ये पाश्चात्य संस्कृति जो है, और यही चीज अच्छे लोग, मतलब आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि अभी जो मिस यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट हुआ, वहां पे मिस ऑस्ट्रेलिया जो थी, जो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो साड़ी में आई थी, और हमारे इंडिया से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो कैसे वस्त्र में आ रहे हैं, वो इस धर्म की मर्यादा के अंदर मैं बोल नहीं सकता हूँ, आप समझ सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, हम कहाँ दौड़ रहे हैं? गली गली में, महल में, अपार्टमेंट में आजकल ये ट्रेंड चला है फैशन का, मेकअप का, और क्या बोलते हैं फैशन शो का। तो ये हमारी भावी पीढ़ी जो है हमको कहाँ ले जा रही है, ये हमें सोचने का विचार है, और हम इसको प्रोत्साहन दें। इसमें हम माफी चाहूंगा, रजत शर्मा शायद ऐसे बीच में इंटरप्ट नहीं करते। वहां पर एक हमारी आपकी अदालत जो आपने टीवी पर देखी और यहाँ पर जो आपकी अदालत लगी है, उसमें थोड़ा अंतर है। पहला अंतर तो आपको दिख ही चुका है, जो रजत शर्मा वहां पर है, उनके रत्ती भर जितने भी समानता वाले हम यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो वो एक तो है ही। उसके साथ साथ रजत शर्मा के बाल चले गए थे, मेरे भी चले गए हैं, लेकिन वो विग धारण कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। रजत शर्मा क्लीन शेवन है, मैं भी आज उसके लिए करके आया हूँ। या चश्मा है उनका थोड़ा पतला है, मेरा मोटा है, कोई बात नहीं, वो इंटरप्ट नहीं करते हैं, मैं कर रहा हूँ क्योंकि अब अपने पास समय की मर्यादा है।
वहां पर एक ही कंटेस्टेंट पूरे एपिसोड में दिखाया जाता है। हमारा आज का जो ये एपिसोड है इसमें टोटल 8 मेहमान हैं, तो सभी को लेना है। आपको भी घर पे जाके बम की व्यवस्था सबको करनी है घर पे जाके, बराबर ना। तो मैं समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए तीसरा प्रश्न आपके लिए पेश कर रहा हूं। सोशल मीडिया जो बहुत हावी हो चुका है आजकल, सोशल मीडिया हर जगह है। हम भी ये वीडियो ले रहे हैं अपलोड करने के लिए, क्योंकि मीडिया का ही जमाना है। क्या हो रहा है अगर हम नहीं दिखाएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। फोमो कल्चर हावी हो गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैंने मेरा फोटो नहीं डाला तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं आपकी अदालत में गया था, है कि नहीं। तो ये जो है ये लोगों में ट्रेंडिंग है, लोगों में ये है। इससे कैसे बचा जाए या इसका कोई तोड़ है क्या? वास्तव में ये सोशल मीडिया नहीं है, ये एंटी सोशल मीडिया है कि जो समाज को भिन्न भिन्न और खंड खंड में बांट रहा है। पहले जब ये मोबाइल्स नहीं थे तब आप विचार करो कि आज से 20 साल पहले आप यहाँ आपके बुजुर्ग कैसे समय का व्यतीत करते थे। टीवी का अपवाद छोड़ दो, उसके अतिरिक्त भी हम पड़ोसी से मिलना, स्वजनों के घर पे जाना, एक दूसरे का ख्याल पूछना, परिवार के अंदर ही हम सम्मिलित होकर धर्म चर्चाएं करते थे, तत्व चर्चाएं करते थे, आत्म तत्व की बातें होती थी, है ना। कर्म है, पाप लागे और लागे, ये छोटे जो मोटे संस्कार है जैनों के घर में सिखाने की जरूरत नहीं, वो बचपन से उनको आ जाते थे, है ना। आत्मा है, परलोक है, नरक है, तो ये सारा वातावरण आज की तारीख में जो है भूल होते जा रहा है। कितने लोग हैं जिनके घर पे आत्म तत्व की बातें होती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसी बातें कितने घर पे होती है। 24 घंटे के अंदर एक बार भी ऐसा प्रसंग होता है कि जब आपको परलौकिक या परमात्मा तत्व के वचन एक बार आप व्यवहार में इस्तेमाल करो। तो सोशल का मतलब क्या है? व्यवहार, बराबर। तो वास्तविक में हमको धर्म को व्यवहार में डालना था, हमने व्यवहार को धर्म में घुसा दिया। तो ये सबसे बड़ी हमारी भूल हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक बार आप विचार करें, 2016 में इंटरनेट जियो का फ्री हुआ। आप कॉन्स्पिरेसी देखिए, सोच अपनी विशाल रखिए और थोड़ा तीक्ष्ण बनना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारा और मुझे बहुत कम शब्दों में सम्मिलित करना है। मैं आपको खाली हिंट्स दे सकता हूँ। 2016 में रिलायंस ने जियो को फ्री किया। 2019-20 में कोरोना आया, बराबर। कोरोना के आते आते पहले 4 साल हमको मोबाइल की और सोशल मीडिया की आदत पड़ गई। 2020 में आपके सबके हाथ में मोबाइल आ गया और कोरोना के नाम से बच्चों और एजुकेशन के नाम से हमारे बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया। आज 2024 में हम खड़े हैं, कोरोना चले गया, मोबाइल रह गया। आप समझ रहे हो षड्यंत्र को? समझ में आ रहा है? इस बात के लिए आपको अगर कोई भी चीज अच्छी लगती है तो उसकी मतलब आपको खाली बैठना नहीं है, तालियों का, हाथों का इस्तेमाल करना है, तो तालियां बजा सकते हैं। अनु भाई बोलिए। 2024 के अंदर बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया है, कोरोना चले गया। मतलब ये क्या है? ये सोची समझी साजिश है किसी की। मोबाइल के बगैर हम क्या नहीं जी सकते? ये वेब सीरीज का इतना भूत हमारे ऊपर चढ़ा है। मेरुल भाई जी मीडिया वालों ने एक वेब कीर्ति का एक नया चैनल चालू किया है कि आप लोग पचकान लेके मैं इतने घंटे से ज्यादा मोबाइल नहीं लूंगा। क्यों भैया? महात्मा जैसे रोगा नहीं छोड़ते वैसे हम मोबाइल नहीं छोड़ते। 3.5 हाथ दूर चले जाए तो अतिचार लग जाता है। ऐसी तो हमारी हालत है। तो ये अंतर्निरीक्षण का विषय है। और एक सबसे बहुत छोटी सी बात बोल देता हूँ, भोजन कितना भी अच्छा हो, आप संडास में बैठकर खाते हो क्या? भोजन कितना भी अच्छा हो तो हम संडास में बैठकर नहीं खाते हैं। तो शिक्षण कितना भी महत्व हो, हम मोबाइल पे तो नहीं देंगे, इतना आप अभिग्रह रखो। एक बात जोरदार इसी बात पे ताली हो जाए। अनु भाई, ऐसे तो एक सेशन सिर्फ अनु भाई के साथ हम आपकी अदालत में रखने का सोचेंगे, ऐसा इनके पास कंटेंट है, ऐसा हमारे पास सवाल भी है। लेकिन आज मैं 4-5 सवाल लेके आया था अनु भाई को पूछने के लिए, लेकिन 1 घंटे से देरी होने के कारण मैं माफी चाहूंगा। और अभी मैं दरख्वास्त करूंगा आज के हमारे जज साहब श्रीमान माननीय अरविंद गुरुजी को कि वो अपना निर्णय सुनाएं। जो अनु भाई ने बताया है वो वास्तविक ही है। माता पिता किसी भी बच्चे के लिए गुरु ही होते हैं। बच्चों का
रोल मॉडल होते हैं। सभी पेरेंट्स, सभी अभिभावक अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति, आर्य संस्कृति के मुताबिक शिक्षा देने की जरूरत है। अनूप भाई, आपके विचारों के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप अपनी जगह पर बैठिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ऑडियंस से इंटरेक्शन थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर जो बातें चल रही है, क्या आपने सोचा था ऐसे सवाल पूछे जाएंगे? आपको ये बात कहां से मालूम पड़ी कि आपकी अदालत जितना वाटिका में लगने वाली है? क्वेश्चन नहीं समझे। आपकी अदालत कटे लागी है अजितनाथ वाटिका में 9 बजे चालू हुई, वो आपने कटे देखा पड़ी हो? सोशल मीडिया कितने बजे आपने तो? 9 ये देखिए, अभी सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल आप ये कर सकते थे। इनको बकायदा सूचना दी गई थी कि 8:30 बजे ये जो कार्यक्रम है शुरू होगा, लेकिन फिर भी आप आए नहीं। ये बोलते हैं कि इसका कारण भी सोशल मीडिया है। मैं फिर इंस्टाग्राम लेके बैठ गया था। ये हमारी हालत है। बढ़ते हैं आगे के कार्यक्रम में। अगले जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो हमारे संघ के सबसे पुराने स्थापित मंडलों में से एक के सचिव पद पर आरूढ़ है। तालियों के बीच में एक बार मैं स्वागत करना चाहूंगा श्रीमान विजय चौहान, श्री संभवनाथ जैन सेवा मंडल के सचिव महोदय। श्रीमान विजय चौहान, आपकी अदालत में हाजिर हो। इनके लिए भी ये भी तैयारी करके आए हैं भाई। ये बता रहे हैं जगह जगह पर इनका जो डायलॉग बोल के कि भी हम भी है। तो एक बार तालियां हो जाए। नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमारी भावी पीढ़ी है, शपथ ग्रहण करवा रहे हैं। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सबकी सेवा पूछूंगा। जी विजय भाई, एक बार ऑडियंस से ठीक ठाक है क्या? आपकी अदालत विजयवाड़ा में ठीक ही लग रही है? बहुत जोरदार है। एक बार थोड़ा हमें देखिए, कोट पहने हुए हैं। विजयवाड़ा में ठंडी का मौसम कभी होता ही नहीं है। यहाँ पर एक ही मौसम है, गर्मी, बहुत गर्मी और थोड़ी गर्मी। गर्मी तो है, गर्मी को आप नहीं छोड़ सकते हो, गर्मी आपको नहीं छोड़ेगी। तो हमको अंदर पसीने आ रहे हैं, गुरुजी को भी आ रहे हैं, तो उन्होंने भी कोट पहना हुआ है। विजय भाई, आप कितने सालों से इस संभवनाथ जैन सेवा मंडल से जुड़े हैं? 25 साल से। 25 साल हो गए हैं और इनकी स्थापना हुई लगभग 25 से ऊपर ही। 25वीं जुबली आपने 4-5 साल पहले बनाई थी। 37 इयर्स, 37 साल हो गए हैं संभवनाथ जैन सेवा मंडल के। एक बार तो जोरदार तालियां हो जाए। सशक्त रूप से एक संघ का आधार स्तंभ बने हुए हैं। ऐसे मंडलों के सचिव पद पर होना कितना मुश्किल है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है सेक्रेटरी का। जैसे कहीं भी मीटिंग हो, रात को कोई भी कार्यक्रम हो, जैसे कि कोई आए ना आए, जैसे हमारे संघ के सेक्रेटरी प्रधान जी उनको तो पहले आना ही है। जैसे बड़ी अच्छी संघ बात। की मीटिंग होती है, संघ का कोई भी कार्य होता है, कोई मेंबर आए ना आए, जैसे पदाधिकारी है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, उनको तो आना ही। तो उनकी ड्यूटी तो मेन रहती है कि वहाँ पे आए, प्रोग्राम क्या है समझे और फिर मंडल में वो अप्लाई करें। जी, अभी सीधे बढ़ते हैं इनके ऊपर लगाए गए आरोप की ओर। और इनके ऊपर आरोप लगाने वाले कोई एक नहीं है, एक पूरी कौम है जिन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया है। तपस्वियों की एक पूरी कौम ने मिलकर आप पे वो आरोप लगाया है विजय भाई। तपस्वी हर साल की तरह इस बार भी तपस्या की। नाम लिखाने का जिम्मा आपको दिया गया था, आपने भी बखूबी नाम लिखे, लेकिन जैसे ही नाम लिखाया उनके अंदर पुराना जो था कीड़ा वो बाहर आ गया कि हमको यात्रा करवाने लेकर जाएंगे। उन्होंने सबने अर्ध
जल्दी करके मुझे ये सवाल भेजा है कि विजय भाई से आप बुलाइए, उनको पूछिएगा इस साल यात्रा पे क्यों नहीं लेके गए। आपका जवाब। ये 25 साल ऐसे मंडल में रहने के बाद लगभग कोई भी साल ऐसा नहीं गया जहाँ पे मंडल वालों ने यात्रा लेके नहीं गए थे। कोरोना काल छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या होता है कि अनुकूलता, जैसे हर साल कुछ कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है कि कहीं पे ले जा सकेगा, लेकिन लगभग हर साल मंडल वालों की यही कोशिश रहती है कि अब की बार कहीं ना कहीं लेके जाए। तो लास्ट 2 साल पहले अंतरिक्ष जी की यात्रा हुई थी, तो काफ़ी सुंदर यात्रा मंडल द्वारा की गई। तो कुछ है पॉइंट्स इसमें, यात्रा तपस्वी की यात्रा, तपस्वी की अनुमोदना, और यहाँ बैठते मैं सब संघ का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ जो भी मंडल जब यात्रा लेके जाती है तो मुख्य सहयोगी होता है लाभार्थी होगा। तो सभी लाभार्थी जो आज 25 साल से हमसे जुड़े हैं या हमें वो मौका दिया है, उनका खूब खूब आभार। एक बार सभी जो सहयोगी है, जो इनका साथ दे रहे हैं समय समय पर, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ऐसे तो बहुत से कारण होते हैं कि इस साल यात्रा हुई नहीं हुई। मेजर कारण होता है वो फिलहाल साइड में रख दीजिए आप कि मेजर कारण क्या है। फिर दूसरे भी कारण हो सकते हैं कि अनुकूलता नहीं हुई इस साल, लेकिन कोशिश हमेशा यही रहती है। जैसे हमने सोचा कि इस बार हम सेक्रेटरी का कुछ सोचेंगे, लेकिन वो सोचते नहीं, बहुत बढ़िया बात कही है। एक यात्रा, आपने तो नाम लिखवा लिए, आप निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई अपने को यात्रा जब भी बोलेंगे टिकट लेने जाना है, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। यात्रा का पूरा उसके लिए रूट स्टडी करना होता है, उसके लिए पहले प्री टीम भेजनी होती है, उसका अनुमानित खर्च मालूम करना होता है, उसके लिए फंड्स इकट्ठा करने होते हैं। ये सभी चीज करते करते इन्होंने ट्राई भी किया था, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन था शिखर जी तीर्थ पर यात्रा का, तो शायद वो टाइम आते आते बहुत लेट हो गए होंगे। शायद अगली बार आप ध्यान में रखिएगा, आपको तपस्या छोड़नी अपने कौम का है, तपस्या करनी बीजू कौम नो, तो अपनो जो कौम है बहुत और करनो है, जो भी महात्मा अपन आराधना करावे वो करावनो है, ठीक है ना। ओके, अभी विजय भाई के ऊपर दूसरा आरोप भी तैयार है। ये आरोप नहीं है, एक तो मैं आरोप शब्द है, ये सिर्फ ये भूमिका के लिए है, बाकी कुछ है नहीं। आपको मालूम ही पड़ रहा होगा, नहीं ये सब आरोप है क्या? आरोप ही है, आरोप नहीं है। काफी लगा रहे जो आरोप नहीं हो, बहने मस्त है, इन्होंने जो लगाया वो आरोप नहीं, ऐसे तो आरोप ही है नहीं लेंगे तो नो रीजन नहीं भाई हजमो। अगला इनके ऊपर जो इनके लिए प्रश्न आ रहा है, ये जो आप समाज ये संघ की सेवा कर रहे हो, वाकई में संघ की सेवा में इतने 37 साल से लगातार योगदान देना ये कोई मामूली खाने पीने की बात नहीं है। तो इसमें एक व्यवस्था जो है स्वामी वात्सल्य के भी हमारे संघ में चलती है। बहुत से ओकेजन पे स्वामी वात्सल्य की का आयोजन होता है, वहां पर लोगों में थोड़ी असंतुष्टि दिख रही है कि ये जो भी आयोजन होते हैं तो वहां पर कुछ त्रुटियां हो रही है, संघ के सदस्य पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनके अनुरूप नहीं पहुंच पा रहे, उनकी जो थॉट प्रोसेस है उनको जो चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा है। तो उस व्यवस्था में कहां पर ढील हो रही है और कहां पर बेहतरी हो सकती है वो सब आयोजन में, इसके ऊपर आपको कुछ कहना। अभी आपने जो पूछा है कि स्वामी अवसर या कोई भी ऐसा प्रसंग होता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फेल्यूर होता है, तो फेल्यूर ये कारण नहीं होता। फेल्यूर 5-6 कारण या जितने भी कारण उससे होते हैं। कुछ कारण जैसे जगह का कारण, जैसे जगह छोटी है या अनुकूल जगह नहीं होती है, या बाद में कुछ स्वामी अवसर में आने की चीज़ें, जैसे 2 साल पहले यूनिवर्सिटी जी महाराज साहब के टाइम में स्वामी अवसर हो रहे थे, तो 5 आइटम वो भी बैठ के, अब 5 आइटम 1000, 2000, 3000 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, सिर्फ 5 आइटम। तो क्या 5 आइटम में स्वामी अवसर नहीं होता है ना?
अगर आपको 15 आइटम चाहिए, 20 आइटम चाहिए, तो क्या वो सोमेश्वर कर पाएंगे आप? वो बैठ के वो पॉसिबल व्यवस्था हो जाएगी, बैठ के आपको 15 आइटम 20 आइटम परोसना नहीं। चलो आप 5 आइटम मत करो, फिर जैसे 5 आइटम कम है, आप 7 रखो, 8 रखो, पहली बात। दूसरा, हॉल भी इतना बड़ा चाहिए, क्योंकि एक ही हॉल पे सब व्यवस्था ठीक से हो सकती है। लेकिन अगर आप सोचो कि हमको ये फर्स्ट फ्लोर में भी रखना है, सेकंड फ्लोर में भी रखना है, टेरेस में भी रखना है, तो वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरी बात है कि सिर्फ कार्यकर्ता ही कार्य करेंगे, सिर्फ कार्यकर्ता ही कार्य करेंगे, बाकी लोग आके खाना खा के जाएंगे। तो जैसे अमृतसर में हम स्वर्ण मंदिर में देख लें, जो भी आता है वो अपना अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग देके जाता है। कोई भी आता है, आप जैसे सामने से मैं जा रहे हो, तो आधे घंटा हर कोई भी वहाँ पे खड़ा होकर अपना सहयोग दे सकता है, कोई भी टीम में हो, कुछ भी हो। स्वर्ण मंदिर में आप देखेंगे कोई कुछ डॉक्टर का काम कर रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई खाने पे आ रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है। दूसरा, जैसे अभी बीच में होली चल रही थी, तो होता ऐसा है कि विजय भाई, शायद मुझे अभी मेरा काम इंटरप्शन का है, मैं करूँगा। विजय भाई, आपने जो कहा है, एक बात मैंने पकड़ी है कि भाई जो संघ के सदस्य अपना सहयोग देते हैं, ऐसा नहीं है अपना स्वामी वत्सल में अपनी जिम्मेदारी सिर्फ आगे चली जानी है, अपने को भी ये फर्ज होता है कि भाई उनका साथ दें, के सहकार में हम भी थोड़ा हाथ बढ़ाएं, तो व्यवस्था में थोड़ी अनुकूलता इनको भी होगी, हमको भी होगी, और अच्छे से ये कर पाएंगे। विजय भाई ने बहुत ही सेफ गेम खेला है। ये हर आरोप के पीछे एक कारण नहीं बता रहे हैं, 4-5 कारण बता रहे हैं, और 2-3 कारण तो छोड़ रहे हैं कि वो आपको नहीं बताएंगे, वो साइड में रखते हैं। तो साइड में रखते हुए बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपना वक्तव्य रखा है। मैं अभी चाहूंगा जज साहब जो हमारे हैं, ये कुछ इस बात पे कहे। विजय भाई और उनकी पूरी टीम, पूरा मंडल, मैं तो बहुत सालों से देखता हूँ, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। आराधना भवन में स्वामी वात्सल होता है, तो बालकन में 4थे माल 5वें माल वो वेटर आते नहीं आते, तो ये खुद उठाकर, खुद सदस्य खुद उठाकर लेकर जाकर सेवा करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं तो मेरी नजर से देखा हुआ हूँ, और इसके सिवाय बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन समय का अभाव है। हम तो जहाँ जहाँ संघ लेकर जाते हैं, तो मुझे और रति भाई को तो छोड़ते ही नहीं है। तो हम तो सब उनकी क्रिया देखते ही है कि कितनी मेहनत करते हैं। ये जज भी श्री संभवनाथ सेवा मंडल से मिले हुए हैं। किसी को किसी भी प्रकार का तकलीफ न हो, इतना वो देख रेख रखते हैं, ऐसे जबरदस्त शासन से सेवा करते हैं। मैं सब सकल संघ से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे आपके बच्चों को भी ये मंडल में ज्वाइन कीजिए, और शासन की सेवा करते हुए कैसे पुण्य उपार्जन करें और कैसे अपने धर्म को बढ़ावा मिले, अपने समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से कैसे चले, आप सबका सहयोग होगा तो ही होगा। अकेले विजय भाई कुछ नहीं कर सकेंगे। ऐसे कहने के लिए मुझे तो बहुत कुछ है, लेकिन समय के भाव से ज़्यादा नहीं कहूँगा। विजय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी शासन सेवा को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय भाई, आप इस अदालत में हाजिर हुए, हमारे सवालों का जवाब दिया, उसके लिए आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद। आज का हमारा जो कार्यक्रम का विषय है, महात्मा की आचार्य पदवी निमित्त छाप भराने का और कपड़े रंगने का कार्यक्रम, जो जिसका समय हमने 10 बजे दिया था। हमारा प्रोग्राम ही 1 घंटा लेट चल रहा है, इसको आधे घंटे में तब्दील करेंगे। जो 10 बजे का था, अभी 10:30 बज गए, और 15 मिनट लेंगे, एक और कंटेस्टेंट को बुलाएंगे, और उसके बाद जो ये कार्यक्रम है उसकी तैयारी में बहने को मैं अभी से ही बोलूँगा कि भाई जो भी चाहिए तैयारी आपकी है, रेडी ही है, तो उसकी तैयारी करते रहे। उसी बीच में बुलाना चाहूँगा हमारे इस कार्यक्रम के अगले मेहमान, ऑल इंडिया अरहम ग्रुप से कोर कमेटी में विजयवाड़ा से चुने जाने वाले एकमात्र भरत भाई गोलेचा। श्रीमान भरत गोलेचा, आपकी अदालत में हाजिर हो।
मैं जो भी कहूँगा सब कहूँगा, सब कहूँगा। सभी को इनकी शपथ सुनाई नहीं देगी, शायद ये कुछ अंदर गलत तो नहीं बोलने वाले ना भरत भाई, थोड़ा जोर नहीं बोला, यूज बोलो वो। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सबके सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अभी सच सुनाई दिया ना? ये बहुत महिलाएं हैं ना, उनसे बहुत बच के रहना पड़ता है। ये एक एक बारीकी से मतलब जौहरी जैसे हीरो की परख करते हैं, ये हमारी परख कर रहे हैं यहाँ पर। भरत भाई, पहले तो सभी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। ऑल इंडिया अरहम प्रो कोर कमेटी में विजयवाड़ा से एकमात्र चुने जाने के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अभी तो ऐसे इंटरेक्शन कर सकते थे, लेकिन समय का अभाव है, तो डायरेक्ट बढ़ते हैं। इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, ऐसे अरहम ग्रुप जो है बिहार व्यवस्था संभालता है और बखूबी संभालता है। लगभग 150 किलोमीटर विजयवाड़ा से सूर्यापेट का जो दायरा है, ये हमारा सबसे डिफिकल्ट बिहार रूट है। डिफिकल्ट इन द सेंस किलोमीटर्स के माध्यम में सबसे बड़ा रूट कहा जाता है। तो ऐसा भी बनता है, सूर्यापेट का जब बिहार आता है तो लोगों में थोड़ी दिक्कत का माहौल होता है। लोगों को देर रात उठ के, मतलब जब सबके सोने का समय, भरी नींद में खराटे लेने का समय होता है, 2 बजे 2:30 बजे मस्त मीठी मीठी नींद जब आ चुकी होती है, उस समय में लोगों को उठ के गाड़ियों में बैठ के बिहार के लिए रवाना होना पड़ता है। तो ये दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? यार रूट तो है सूर्यापेट का लंबा ही है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जब हम लोग विहार करते हैं महाराज साहब के साथ, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो भी अगर गांव में रह के भी महाराज साहब से जितना सीखने को नहीं मिलता है, जितना बिहार के टाइम में उनके साथ चलते चलते बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और सीखने के साथ अपने जीवन में बहुत बदलाव आता है। ऐसे मैंने बहुत लोगों के साथ देखा हुआ है और खुद भी अनुभव किया हुआ है। और रही बात दूर बिहार की, और मैं कहना चाहूँगा हैदराबाद से विजयवाड़ा तक एक भी जैन बस्ती या जैन घर एक भी नहीं आता। बाकी जब सब रूट में थोड़े किलोमीटर के बाद में जैन बस्ती है, जैन घर है, मंदिर है, सब है। और महाराज साहब के साथ विहार करते हैं, तब उनको अपन साथ करते हैं ना, तो एक उनके मन में रहता है कि हम कहीं गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, हमारा रूट एकदम साथ रहेंगे तो एकदम सही जगह पे जाएंगे। यहाँ पर आपको भरत भाई थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा। बहुत से महात्माओं के मुख से ये बात आई हुई है कि उनका ये साउथ की तरफ आगमन होने के पीछे मुख्य कारण जो है, ये जो अरहम ग्रुप जैसे बिहार व्यवस्था करने वाले जो मंडल या बड़े हैं, उनके सहारे, उनके भरोसे कि भाई यहाँ पर जाएंगे तो भी हमारी व्यवस्था निश्चित रूप से हो जाएंगे, ये सोचकर महात्माओं का आगमन यहाँ पर साउथ में हुआ है। रजत शर्मा जी के प्रश्न का कोई आप रजत शर्मा मत बोलिए, चप्पल बाहर उतारे हुए हैं बहुत से लोगों के, थोड़े तो मोबाइलों में भी फेंक के मारे हैं। राहुल भाई के सवाल का जवाब है कि इतने दूर बिहार में जल्दी उठ के जाना पड़ता है, थोड़ा रिस्क भी रहता है, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने सुविधा की है बिहार धाम में नाइट स्टे की। तो हम लोग जब भी लंबा बिहार आता है तो वो टीम को बोलते हैं कि आप रात को यहाँ से निकलिए 9 बजे, जब आपका दुकान का कार्यक्रम पूरा हो जाता है, और उसके बाद आप 9 बजे बिहार यहाँ से रवाना होकर 11 बजे तक वहाँ पर पहुँच सकते हैं। सबसे लंबा रूट है सूर्यापेट, जो 135 किलोमीटर है, लगभग 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं, लेकिन 2 घंटे आप मान के चलिए। 11 बजे पहुँच के वहाँ पर स्थिरता रखिए, और सुबह जब महाराज साहब बिहार करते हैं तो उनके साथ बिहार करके आप 7:30 बजे लगभग हर महाराज साहब का बिहार लगभग हो जाता है, 7:30-8 बजे तक। 8 बजे वहाँ से निकले तो अपन 9:30-10 बजे तक विजयवाड़ा पहुँच जाते हैं। मतलब दुकान खुलने से पहले आप यहाँ पर हाजिर होंगे। बहुत ही सुंदर जवाब। वही कोशिश करते हैं कि रात में वहाँ जाकर विश्राम करेंगे। भरत भाई, ये आपका जवाब इसके लिए पर्याप्त है, मैं चाहूँगा, और मेरे पास समय की मर्यादा है, इसलिए आपके ऊपर और भी 2-3 आरोप है, मेरे नहीं है। ये जो
आरोप मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये मेरे नहीं हैं भाई, ये भी क्लैरिटी डिस्क्लेमर मैंने बोला नहीं था, इसलिए मैं क्लैरिटी यहाँ पर दे रहा हूँ। अगला जो आपके ऊपर आरोप नहीं है, ये लोगों में एक सोच बन गई है कि अरहम ग्रुप जो है विहार वयावच उनका कोर सब्जेक्ट है। विहार और वयावच के नाम से ही अरहम ग्रुप है, और अरहम ग्रुप है तो विहार और वयावच है करके कहते लोगों में मान्यता हो गई है। लेकिन आजकल देखा गया है कि अरहम ग्रुप अन्य शासन के कार्यों को भी ले रहा है, वहां भी अपना योगदान दे रहा है। ये थोड़े लोगों में चर्चा का विषय है कि ऐसा क्यों, हम तो भाई बिहार व्यावच के लिए बने, हम बिहार व्यावच कर रहे हैं और दूसरे क्यों करना, एक ऐसा प्रश्न आपके लिए आया है, इसके बारे में आप कुछ कहें। सही में कहें तो जो स्थापना हुई थी अरहम ग्रुप की, तब मेन मोटिव पहले भी वही था, आज भी वही है, बिहार और वयावच। लेकिन हमारे जो इस अरहम ग्रुप के संस्थापक जो अजीत शेखर सुरेश्वर जी है, वो हरदम हमको प्रेरणा करते हैं कि बिहार और वयावच मेन मोटिव है, लेकिन संस्था का, संघ का जो भी कार्यक्रम हो, जितना अपन कर सकते हैं उतना सहयोग अपन को देना चाहिए और हर काम में आगे रहना चाहिए। संघ का कोई भी काम हो तो अपन को मना नहीं करना चाहिए, जितना संभव अपन से जितना हो सके उतना करना चाहिए। और एक बार इसी बात पे जोरदार तालियां हो जाए। और वो कार्यक्रम कार्य में अपन जुड़ेंगे तो अपन ही आगे बढ़ेंगे और अपन भी फ्यूचर में ये बात को संभाल पाएंगे और अपन को उसका एक्सपीरियंस रहेगा जो संस्था के साथ काम करेंगे। तो ये अरहम ग्रुप के मतलब कमिटी मेंबर नहीं बोल रहे हैं, ये भावी संघ के, आप समझ सकते हो इनका कहने का तात्पर्य क्या है। अगर आप संघ के कार्यों में अभी से जुड़ोगे तभी जाके आगे जाके संघ के कार्यभार संभाल पाओगे, ट्रस्टी पद पर आ सकोगे। तो बहुत ही अच्छी सोच। और बिहार वयावच और कोई भी काम हो, संघ का हमको हरदम साथ रहा है। लास्ट 10 साल से कोई भी काम में मना नहीं बोला है और कुछ हम लोग सही नहीं कर रहे तो हमको सही मार्गदर्शन बताकर हमको प्रोत्साहन किया है, उसके लिए सब संघों का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार। एक आरोप मैं भरत भाई पर लगाना चाहता हूँ, ये मेरा आरोप है। भरत भाई आप बोलते हो कि मुझे माइक में बोलना नहीं आता, ये गलत बात है। ये आप पूरी तैयारी करके आए हो, ट्रस्टी बनने के लिए जो जो क्वालिटीज चाहिए वो सभी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पन्नालाल जी भी निश्चिंत बैठे हैं। संघ की भागदौड़ सही मायने में मतलब अच्छे सुरक्षित हाथों में जाने वाली है। कोशिश की थी लेकिन हमने सहयोग नहीं दिया। इस बात की सच में मैं माफी चाहूंगा मेरी ओर से। अभी हमारी तैयारी नहीं है, बाल ही गए हैं, सफेद भी हुए हैं, लेकिन वो परिपक्वता अभी भी आई नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, जब भी परिपक्व होंगे जरूर शासन देव से प्रार्थना करेंगे कि वो समय भी जल्दी आए। अगला जो आपके ऊपर एक प्रश्न है, अरहम ग्रुप का कोई ठोस इनकम सोर्स कोई नहीं दिख रहा है। ऐसे तो बहुत से कार्य होते हैं जहां पर अरहम ग्रुप को अपना सहयोग देना पड़ता है, दे भी रहे हैं, लेकिन ठोस अरहम ग्रुप का कोई इनकम सोर्स क्यों नहीं है, इस विषय में आपका क्या कहना है? अरहम ग्रुप में कभी कभी फंड्स की जरूरत पड़ती है कि कोई विषय आता है कि इसमें अपन को 10,000 का खर्चा है कि 20,000 का खर्चा है कि 50,000 का, जितना भी खर्चा है, तो अरहम ग्रुप ऐसे तो कोई है ना फंड इकट्ठा नहीं करता, कोई मेंबरशिप फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है या कुछ भी फंड्स नहीं है। आज भी हमारे यहाँ पर 0 फंड्स है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है हम लोग एक मैसेज भेजते हैं, उस मैसेज से हमारा काम हो जाता है लगभग, और उतना ही फंड इकट्ठा करते हैं जितने की जरूरत है। अगर बाकी तो सब कार्य के लिए संघ नहीं है, बड़े बड़े कार्य है जो भी है वो संघ करता ही है, और हमको भी जरूरत पड़ती है तो हम संघ को बोलते हैं तो संघ कभी मना नहीं बोलता है, उदार दिल से अपन को काम करने की अनुमति देता है। तो आज दिन तक ऐसा कोई काम रुका नहीं है, लास्ट 10 साल से चल रहा काम, लेकिन कभी रुका नहीं। एक हम रद्दी अभियान भी करते हैं, उसमें हमको फंड आता है, लेकिन वो फंड भी हम लोग जो अपने बिहार क्षेत्र है, वहाँ बिहार क्षेत्र में सबको कुछ ना कुछ जरूरत रहती है, स्कूल को रहो, मंदिर को रहो, तो वहाँ हम डोनेशन का काम करते हैं।
कभी बैग्स करवाए, कभी कंप्यूटर क्लास में कंप्यूटर लगवाए, बहुत सारे कार्यक्रम भरत भाई अभी इंटरप्ट करना चाहूँगा, माधवरम स्कूल से ऑलरेडी मैसेज आ गया है। जैसे हर साल हम स्कूल के बैग्स वहाँ पर वितरण करते हैं, इस बार भी उन्होंने कहा है कि आप कब आ रहे हो, हमें हमारे बच्चे राह जो रहे हैं, स्कूल की बैगों का उधर वितरण करना है, तो जल्दी ये प्रोग्राम बनाएंगे। अभी के लिए मैं जज साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उनका जजमेंट सुनाएं। अभी भरत भाई और उनकी पूरी टीम और हम ग्रुप, उसके बारे में तो सबको पता ही है। भरत भाई को वगैरह को मैं सब देखता हूँ, शीतल भाई वगैरह कि कभी भी हंसते ही रहते हैं और कभी भी कोई भी काम के लिए मना करते ही नहीं। उनके मुंह के ऊपर कभी भी मैं गुस्से का अंश देखा नहीं, कभी भी हो, रात को भी आते हैं, कभी दिन को भी आते हैं, कभी भी, और खुद ही कभी कभी तो खुद ही व्हील चेयर वगैरह चला करके गुरु भगवंतों वगैरह को हॉस्पिटल ले जाना वगैरह वगैरह इतनी रियावत करते हैं कि उनकी जितने भी प्रशंसा कर उतनी कम है। तो ऐसे ये भरत भाई जो हमारे संघ को मिले हैं, उनके अंदर कहने का मतलब कि सर्वगुण संपन्न है, ऐसा ही समझो। आगे के लिए अपने संघ के लिए शासन की डोर आसानी से संभाल सकेंगे, ऐसे उनके अंदर योग्यता है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ज़्यादा हो जाएगा। बहुत गुरु जी भी समय की मर्यादा को बहुत धन्यवाद भरत भाई, आपका आपकी अदालत में शामिल होने के लिए। आप अपनी स्थान पर जा सकते हैं। अभी जो हमने वादा किया था, जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है छाप भरने का और कपड़े रंगाने का, ये जो कार्यक्रम है उसके लिए एक 2 मिनट का भूमिका बनाएंगे। यहाँ से बैठे जो हमारे कौस्तुभा मंडल वगैरह जो भी बहनें हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आगे की भागदौड़ वो अपना थोड़ी देर के लिए उनको देता हूँ। कोस्पा निवासी महिलाएं अंतराक्षी के रूप में अपने गीत गुरुदेव को समर्पित करेगी। मारे हिवड़ा में गूंजे शोर, जय गुरुवर गुरुवर, सांसों ने पुकारा बोल, जय गुरुवर गुरुवर। रहना हरदम दर पे तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा। मारे हिवड़ा में गूंजे शोर, जय गुरुवर गुरुवर, सांसों ने पुकारा बोल, जय गुरुवर गुरुवर। रहना हरदम दर पे तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा। सूरज में चंदा में तुम ही दिखते हो, धरती के कण कण में तुम ही रहते हो, शासन उपवन में तुम ही खिलते हो, सूरज में चंदा में तुम ही दिखते हो। हो है भक्ति गुरुदेवा, सज्ञान से भर देना, मैं ध्यान धरूं तेरा, अज्ञान
करना जो बरसे नैनों से, करना जो बरसे नैनों से, निज आत्मा का होने लगा गुरु जी तेरे वचनों से, निज आत्मा का होने लगा गुरु जी तेरे वचनों से। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे प्रभु का पता नहीं पाए, घट घट वासी गुरुवर ने घट में दर्शन करवाए। अंतर मन के नैनों से, अंतर मन के नैनों से, निश्चय आत्मा का होने लगा गुरु जी तेरे वचनों से, निश्चय आत्मा का होने लगा गुरु जी तेरे वचनों से। सब मिल जाता नामी बोलो बरताप मिटते हैं, मते न नामी बोलो बरताप मिटते हैं। गुरुवंदन करने से सारे पाप कटते हैं, गुरुवंदन करने से सारे पाप कटते हैं। ओ गुरु प्रणाम धन माली रे। बोलो सोमनाथ भगवान की। देखिए पुण्यशालियों, विजयवाड़ा संघ का ये परम सौभाग्य है कि प्रशांत मूर्ति सर्व स्वभावी अन्यास पर्व श्री भक्ति रत्न विजय महाराज साहब को मासु दशम शंकेश्वर महातीर्थ के अंदर आचार्य पद से अलंकृत किया जाएगा। उस संदर्भ के अंदर जो क्रिया शंकेश्वर तीर्थ में होनी चाहिए थी, हमारे संघ की आग्रह भरी व्यक्ति को मान दे करके गुरु भगवान ने हमें स्वीकृति प्रदान की है। जब भी दीक्षा का प्रसंग होता है, पन्यास पदवी का कार्यक्रम होता है, अथवा तो आचार्य भगवंत का पदवी का कार्यक्रम होता है, तो जो कपड़े वगैरह रंगने होते हैं और साफ भरी जाती है, और वही साफ जब भरगोड़ा निकलता है उसमें साथ में लेके चलते हैं। और गुरु भगवान जिस दिन आचार्य पद ग्रहण करेंगे उन्हीं कपड़ों को पहन करके गुरु भगवान आचार्य पद तक आरूढ़ होंगे। ये सब क्रिया शंकेश्वर में होने वाली थी, लेकिन हमारे संघ की आग्रह की विनती थी कि शायद हो सकता है उस दिन हमारी अनुकूलता कितने लोगों की नहीं रहेगी, जरूर लोग जाएंगे आएंगे बराबर बात है, लेकिन इतने लोगों की संख्या शायद ना भी हो सके। इसलिए हमारी ऐसी भावना कि छोटा मोटा कोई कार्यक्रम यहाँ रखा जाए ताकि हमारे संघ वालों को भी अनुमोदना करने का एक लाभ मिले और आपको आचार्य पदवी के अंदर किटबल मिले। इस भावना से हमने गुरु भगवान से निवेदन किया तो गुरु भगवान ने स्वीकृति प्रदान की कि आज का दिन अच्छा है, इस दिन कपड़े रंगने का कार्यक्रम, साफ भरने का कार्यक्रम, ये दोनों कार्यक्रम करने के एक चढ़ावा में बोल रहा हूँ। जो भी परिवार ये लाभ लेंगे वो सबसे पहले तो गुरु भगवान ने अपने कपड़ों पे स्वस्तिक करके मंगल मुहूर्त कर दिया है, अब आपको भी उसके ऊपर स्वस्तिक करके, और ये जो उपकरण है ये सभी उपकरण आपको गुरु भगवान यहाँ साल के अंदर भरने के हैं। जब गुरु भगवान की आचार्य पदवी होगी उसके एक दिन पहले जो गुरुगोड़ा निकलेगा, अगर आपकी अनुकूलता और आप वहाँ पर उपस्थित रहे तो ये आप साथ गुरुगोड़े के अंदर साथ में लेकर के चल सकते हो और इन्हीं कपड़ों को पहन करके गुरु भगवान आचार्य पद को ग्रहण करेंगे। मैं चढ़ावा जो बोल रहा हूँ वो परिवार वालों को ये तो लाभ मिलेगा ही यहाँ साफ भरने का, और अगर आपकी अनुकूलता हुई और आप वहाँ महोत्सव के अंदर उपस्थित रहे तो गुरुगोड़े के अंदर भी आप साथ में लेकर के चल सकते हो और आपको लाभ मिलेगा। बराबर ध्यान में आ गया बात? वापस बोलो एक बार। ये जो मासूद नम के दिन शंकेश्वर महातीर्थ के अंदर जो कार्यक्रम होने वाला है उसी के कड़ी के अंदर आज ये हमारे संघ के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। कपड़े रंगने का और छाप भरने का उस परिवार वालों को लाभ मिलेगा जो ये आदेश लेंगे। तो मैं इसका चढ़ावा बोल रहा हूँ जिसकी भावनाओं की जय। शाह महेंद्र कुमार जी, इंद्रमल जी, खूब खूब धन्यवाद।
शाह महेंद्र कुमार जी, इंद्रमल जी परिवार वालों ने लाभ लिया है। खूब अनुमोदना। अब पहले की विरुद्ध है नक्षत्र योगाचार्य, उसी के अनुरूप नव ग्रह बनाए गए हैं। तो बहुत ही सुंदर कारीगरी यहाँ पर, और बनाने वाले भी हमारे ही संघ के बेटियां बहुएं हैं। तो उनके लिए भी, जिन्होंने भी मेहनत की है, सुंदर ये जो कार्य किया है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और गाइडेंस महात्माओं का था, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, इसी के साथ में हमारे संघ के अंदर हमारे विजयवाड़ा वाले ही इन्हें हमारा नाम से जानते हैं, और सभी जी का नाम है राज समर्पणा श्री जी, बराबर है ना। को दीक्षा लेकर के कितना समय हुआ? करीब 6 महीने पूरे हुए हैं। 6 महीने पूरे हुए। 6 महीनों के अंदर उन्होंने यहाँ विजयवाड़ा के अंदर गोपालगंज दीक्षालय के अंदर लेकर के आचार्य सूत्र के योग किए, उसके बाद में उत्तरायण और उसके बाद पवेड़ा, 3 तो उन्होंने योग किए। और जो दीक्षा लेने के पहले जो 14 दिन की जो क्रिया होती है नौवीं की, शायद मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे महात्मा होते होंगे जिनको 6 महीने के अंदर 3 योगों करने का लाभ मिलता हो। ऐसा सुंदर आराधना जीवन के अंदर इतना जबरदस्त पुण्य है। और इनकी ऐसी भावना थी कि मैं जो योगों की क्रिया होती है उसमें जैसे प्रवेश होता है, ऐसे निकलने की भी क्रिया होती है। तो इनकी ऐसी भावना थी कि बड़े महाराज, उनके गुरु राज अमृता श्री जी का चातुर्मास एलूर के अंदर था, और वो यहाँ पर पधार गए। ऐसी भावना हुई कि उनके आने के बाद में ही मैं पारणा करूं। ऐसी भावना के साथ में उन्होंने आज 15वां उपवास चल रहा है ना, आज 15वां उपवास है, कल 16वां रहेगा, और परसों सुबह गुरु भगवान पधारेंगे। राजेंद्र श्री जी महाराज साहब उनके साथ में तो स्थान है, सभी पधारेंगे, और उनके बाद में उनका पारने का क्रिया होगी। उसका मैं जो चढ़ावा बोल रहा हूँ, यानी परसों 18 तारीख, सॉरी 19 तारीख को सुबह जो भी गुरु भगवान का कार्यक्रम रहेगा, उसके हिसाब से 19 तारीख को साध्वी जी महाराज साहब के 16 उपवास की पूर्णाहुति पर सकल संघ को अपने घर में पगला कराने का है। पंडित जी महाराज साहब, मुनि भगवान, साध्वी जी महाराज साहब, और जो हेलो से विहार करके गुरु भगवान पधारे, सभी गुरु भगवान आपके वहाँ पगले करने पधारेंगे। और गुरु भगवान का जो 16 वर्ष की आराधना की है, उसकी अनुमोदना का आपको लाभ मिलेगा। इसका चढ़ावा बोल रहा हूँ, जो भी भाग्यशाली लाभ लेंगे। 19 तारीख को ना, चित्र का नाम है भागवत। सुबह 9:30 बजे आने का कार्यक्रम होने के बाद में यहाँ पर प्रवचन रहेगा, और प्रवचन के अंदर हमारे गुरु भगवान महाराज, गुरु भगवान की 16 उपवास की निर्विघ्न पूर्णाहुति के पावन अवसर पर सामयिक का आयोजन रखा गया है। तो सबको पधारने की विनती है। 19 तारीख को सुबह प्रवचन के अंदर सामयिक का कार्यक्रम रखा गया है, सबको पधारने की विनती है। और बहनों की तरफ से दोपहर 2 बजे 2 से 4 राम सांझी का कार्यक्रम रखा गया है, और उसके अंदर ड्रामा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है। सबको पधारने की विनती है। जिस किसी की भावना हो लाभ लिखाने की, आप नाम लिखा सकते हो, 500 रुपये भी लिखा सकते हो, अथवा ज़्यादा भी लिखा सकते हो, ज़्यादा नहीं ज़्यादा भी लिखवा सकते हो। जिनकी जैसी भावना हो आप लिखवा सकते हो। हमारे नहल बहन के पास अपना नाम लिखा सकते हो, पुरुष भी लिखा सकते हैं और बहनें भी लिखा सकती है। जो राशि इकट्ठी होगी उसमें हमारे साथ को पूरा करना है, वो सब पूरा करेगा। आप अपनी कोशिश कीजिएगा। जैसे कि समझो आपने 70 रुपये हुआ, 100 रुपये कैसे करना वो हम करेंगे, लेकिन आप अपनी कोशिश पूरी कीजिए। जितना फिगर ज़्यादा बढ़ाओगे ना, उसका हम आपको राउंड फिगर करने में आपको हम संघ वाले आपको सहाय करेंगे। बस अच्छा, ये 19 तारीख को जो सामूहिक का आयोजन रखा गया है, हमारे पंडित जी महाराज साहब के संसारिक परिवार की, इनके परिवार की, हमारे क्रिया महाराज साहब के परिवार वाले से, का नाम है ललित भाई ना, ललित भाई की तरफ से ये सामूहिक का आयोजन रखा गया है। मुख्य कड़ी बाकी रह गई थी उसकी और, तो बनालाल जी आप अपना हमारे गणपत जी मिसिमल
मुस्लिम जी परिवार वालों के वहाँ पर पूज्य खन्ना जी महाराज साहब कल सुबह 7 बजे नूतन विद्यालय से प्रसार करके उनके वहाँ पर पगले करने पधारेंगे। सकल सबको पधारने की विनती है। ब्राह्मण विधि है, ब्राह्मण विधि का निवास स्थान है। सबको सकल सबको पधारने की विनती है। समय है सुबह 7 बजे का कल। तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा आज की आपकी अदालत के अगले मेहमान श्री संभवनाथ श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के सचिव महोदय श्रीमान पन्नालाल जी। श्रीमान पन्नालाल जी, आपकी अदालत में हाजिर हो। मैंने तालियों के बीच कहा था, एक बार तालियां। अभी ऑडियंस को भी तैयार रहना है। आपको अपने कोई प्रश्न है तो अपने प्रश्न तैयार रखिएगा। ये शपथ माइक में नहीं बोलनी चाहिए। एक बार काका जी पास हो, मैं जो भी कहूँगा मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। हो सकता है मेरे बोलने में साल का या कुछ फर्क पड़ सकता है, वो बात है, लेकिन मेरी भावना झूठ बोलने की नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काका जी, संघ की सेवा में आप कितने साल से हैं? संघ की सेवा में आप कितने साल से? अभी तक मैंने तो ऐसा कोई हिसाब तो गिना नहीं है। सच में मैं बोलूंगा, जब से मुझे समझ में आई है, मैं इन्हीं को शासन सेवा में तत्पर देख रहा हूँ। जब से मेरी आंखें खुली है, जब से मुझे समझ आई है, भान आया है, मैं तो इन्हीं को मतलब शासन सेवक के रूप में देख रहा हूँ। ये फिक्स तो नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मेरे को ध्यान में 40-45 साल हो सकता है। मतलब मैं 41 इयर्स का हूँ, मतलब मेरे बराबर था। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे लिए तो सच में ये जो पद है मानो आपके लिए ही बना हो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इतने सालों में इतनी कंसिस्टेंसी के साथ सेवा देना, कंट्रोवर्सीज विरोध के बावजूद भी ट्रस्ट के सभी संघ के सभी काम बिना रुकावट के, बिना शिकन के करना वाकई में बहुत ही मतलब काबिले तारीफ है। जोरदार जोरदार एक बार तालियां हो जाए। युवा पीढ़ी के लिए जो भावी संघ के सेवक बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश? हमारे जैसे जो है, हम भी चाहते हैं कि हम भी इस पद पे आरूढ़ हो, तो हमारे लिए कुछ संदेश, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए संघ के ट्रस्टी के अंदर, वो आप बताएं। मैं तो क्या बताऊं आपको जी, आपने बकायदा इनको निभाया है, 40 साल से निभाया है। एक ही है, अगर आप कोई भी कार्य को चलाना चाहते हो तो सबका सहयोग चाहिए, और उसके लिए आपको सबसे पहले सैक्रिफाइस देना पड़ता है। सब जाकर के सब साथ में जुड़ते हैं, थोड़ा अपने आम का विसर्जन करना पड़ता है, थोड़ी अपनी बात को छोड़नी पड़ती है, तब जाकर के आगे वाले की बात सैक्रिफाइस कही तो सैक्रिफाइस से ही जुड़ा आपके ऊपर पहले आरोप हमारे पास है। आपके परिवारजनों ने ही आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपको आपके परिवार से ज्यादा संघ प्यारा है। जितना समय आप संघ को देते हैं, उतना समय आप अपने परिवार को नहीं देते। मैंने अपने परिवार को इस ढंग से तैयार किया है कि वो संघ को भी अपना एक परिवार ही समझता है। ये देखिए, ये कितनी भी गुगली फेंक ले, इनके पास हर गुगली का तोड़ है। देखो, विषय रहता ही नहीं है कि हमारा परिवार अलग है, संघ अलग है। हमने तो संघ को भी हमारा परिवार ही माना है, और लगभग हमारे परिवार वाले भी यही मानते हैं, ये पूरा विजयवाड़ा संघ हमारा परिवार ही है। इसी से जुड़ा आपका दूसरा आरोप भी मेरे पास तैयार है। आपके ऊपर यह आरोप है कि आप अपनी बात इतनी सुंदर ढंग से प्रेजेंट करते हैं कि सामने वाला माने बगैर नहीं रहता, और उसे स्वीकार करना ही पड़ता है, और उसे बुरा भी नहीं लगता। देखिए, मैं कोई भी बात अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं कहता हूँ। जो भी बात रखता हूँ संघ के हित में, संघ के पक्ष में होती है, वही बात रखता हूँ। और शायद मेरे ख्याल में संघ के हित में, संघ के पक्ष में कोई बात रहेगी तो उसका मनाही कौन करेगा, खंडन कौन करेगा? सभी स्वीकृति प्रदान करेंगे।
देखिए मैंने पहले ही कहा था इनको सबको मनाना आता है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, सवाल पूछूंगा, बाकी आंसर इनके पास हाजिर है। ट्रस्टी के रूप में जनरली देखा गया है कि कोई किसी क्षेत्र में आगे रहता है तो कोई किसी क्षेत्र में आगे रहता है, लेकिन सर्वगुण संपन्न अगर कोई हो, कार्य कुशल भी हो, शास्त्र के ज्ञाता भी हो, धीर गंभीर भी हो, तो ऐसे सर्वगुण संपन्न आपके ऊपर आरोप है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपकी ज्यादा अच्छाई आपके लिए बहुत भारी है। इसके ऊपर आपको क्या है? देखो ऐसा है, ये उनका विषय है, मेरा विषय है कि अच्छा ही रखना, अच्छा ही करना है। अब आगे वाले क्या करता है क्या नहीं करता उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। अभी मेन थोड़ा अभी साउंड कम कर दो, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक वॉल्यूम तग्గించేయండి। अभी ओपन है, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो आ सकते हैं आगे, जल्दी से, ज्यादा समय नहीं है, 2 मिनट का समय, जिसको भी आना हो पन्नालाल जी से सवाल पूछने के लिए। पन्नालाल जी यहाँ पर मौजूद है, इनसे आप रूबरू पूछ सकते हो, कोई भी मन में आपकी दुविधा हो पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो फिर हम आगे कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। है किसी के पास कोई सवाल? कोई भी पूछ सकता है, ओपन है ऑडियंस। हाँ आप भी पूछ सकते हैं साहब जी। पन्नालाल जी का नाम पन्नालाल जी क्यों रखा, ये ऐसा प्रश्न है, इनको शायद देवीचंद जी से पूछना होगा। नहीं, लेकिन अर्थ में पन्ना मतलब जब तक मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पर पन्नालाल जी को भी ये पुरानी जो पद्धति है ना, जिस समय जन्म होता था उस दिन कौन सा चंद्र है और चंद्र के हिसाब से अपनी राशि आती है। श्रावण सुद पादों को मेरा जन्म हुआ था लगभग 9 बजे के आसपास में, उस वक्त चंद्र कन्या का चंद्र चल रहा था, इसलिए मेरा नाम पर राशि में लिखा गया था। अब आप सब लोगों को उचित लगा होगा, मैं तो छोटा मालूम नहीं था, लेकिन परिवार वालों को लगा होगा कि तो क्या नाम रखना है, उसके हिसाब से उन्होंने रखा होगा। बाकी उस टाइम रखने की पद्धति ये थी कि जिस दिन जो चंद्रमा चलता है उसी के हिसाब से वो नाम रखते थे। आज जो नाम की चलने की पद्धति आई है वो बिल्कुल अलग आई है। पहले कोई ना कोई नाम के साथ में कोई ना कोई चीज जुड़ी हुई होती थी, उसी हिसाब से वो नाम रखते थे। नाम से ही जुड़ा एक संदर्भ जो अजीत शेखर सूर्य जी द्वारा अष्टानिका के प्रवचन में एक प्रत में लिखा हुआ है, मुझे याद आया। आज के नाम को रखने की पद्धति, एक बच्चे का नाम रखा गया गरपी, गरपी, तो उसको पूछा गया कि भाई आपका नाम गरपी क्यों रखा, उसको उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने बोला कि बस मेरे मम्मी पापा के दिमाग में एक ही बात था कि मैं जो नाम रखे हो करने ही नहीं मेनू से, वो इसमें अपने थॉट, ऐसा नाम चाहिए जो किसी ने ना तो सुना हो, किसी ने नहीं रखा, तो क्या करना। तो क्या मेरे पापा का नाम है गणेश, गणेश से ले लिया ग, मेरी मम्मी का नाम है रमीला, रमीला का ले लिया र, और मेरा राशि का नाम था पिंटू, उसका ले लिया पी, और नाम दे दिया पी। तो ये ऐसे नाम नहीं है, ये पन्नालाल जी जो भी नाम रखा है बहुत ही योग्य, गुण के अनुरूप। पन्ना किसको कहते हैं? चमकता जो हीरा है, जो हमारे सन के चमकते सितारे हैं, सितारे हैं, उनका ही नाम पन्नालाल जी है। एक बार जोरदार हमारे सन के चमकते सितारों के लिए। जी ये देखिए प्रेम सूर्य जी महात्मा, देखिए जो उच्च कोटि की आत्मा होते हैं उनके नाम भी उच्च ही होते हैं, तो वो उनके समान उनका नाम पन्नालाल। मैं एक बता दूं, पन्ना का पन्ना एकदम बहुत हाई क्वालिटी का होता है। उसको खरीदने के लिए उसकी कैटेगरी, उसके कहते हैं ना कितने कैरेट का होना चाहिए। यहाँ पे कहते हैं वो ग्रीन कलर का होता है, वो बुद्धि का भी कारक होता है, वाणी का भी कारक होता है और व्यापार का भी कारक होता है, और वो तीन गुण हमारे पन्नालाल जी में हैं। जोरदार तालियां होगा एक बार। अभी अगर सभा में से किसी के पास सवाल नहीं हो तो मैं दूसरा एक वस्तु बता दूं, आपने देखा होगा शायद हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ऑपरेशन करने जाता है तो ग्रीन कलर का वो पहना हुआ रहता है, तो कहते हैं पर्दे भी ग्रीन कलर के होते हैं, और बेड ड्रेस भी वो कहते हैं ग्रीन होता है, ग्रीन कलर के होते हैं। और जिनकी बुद्धि कम होती है इसलिए वहाँ पे शांतिनाथ भगवान को भी बुद्ध के रूप में जोड़ा गया है, वो भी एक पन्ना है। ओहो बहुत कुछ ज्ञानवर्धक बातें यहाँ पर हो रही है। गुरुजी आपका हम आदेश लेंगे बाद में, अभी मैं फिलहाल हमारे सचिव महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने स्थान पर जाएं, और आपने ये जो हमारा छोटा सा कार्यक्रम था
इसको 4 चांद लगाए हैं। आपने अपनी उपस्थिति प्रदान करके एक शायद सवाल हमारे पास आ रहा है, वो सवाल लेंगे और उसके बाद आप अपने जगह पर जा सकते हैं। वो सवाल मैं लूंगा। जी पूछिए। आप हमारे विजयवाड़ा के नहीं, पूरे समस्त सभी संघों के आदर्श रूप हैं, लेकिन जो भी आगे वाले होता है काम में, उनके तो ऑपोजिशन पार्टी भी होती है। 10 जने उनके फेवर में होते हैं तो 4 जने ऑपोजिशन भी होते हैं। कभी वो आपकी उपेक्षा करते हैं तो आप उसका सामना कैसे करते हैं? तो हर कार्य के अंदर सामने वाली पार्टी होती है, बात सही है। हमारे यहाँ विजयवाड़ा के अंदर भी है, नहीं ऐसी बात नहीं है। कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा बहुत विरोध होता है, हो सकता है उनको थोड़ा उचित नहीं लगता हो, उसके लिए वो विरोध भी करते हैं, कणगा भी डालते हैं, नहीं करने देते हैं। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं, उनकी बात को भी मानने की कोशिश करते हैं। जो पक्ष रखते हैं ना, उस पक्ष को भी हम सम्मिलित करते हैं कि आप उनकी क्या भावना है, वो भावना को साथ में लेकर के उस काम को करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमको सफलता मिलती है। हमारा ऐसा कोई जबरदस्त नहीं है, कोई जबरदस्त नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि आगे वाले व्यक्ति को भी संतुष्ट करके उसको साथ में रखना और काम करना। इसलिए हमारे कार्य निर्विघ्न रूप से आगे चलते हैं। G20 में बांग्लादेश के सामने बैटिंग करने में क्या मजा, साउथ अफ्रीका को हराओ तब कुछ बात बने। सामने अगर अपोजिशन तगड़ी हो तभी अपना हुनर बाहर आता है। ये हमारे पन्नाला जी है, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। आप इस छोटे से कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल होके 4 चांद लगाए, हमारा हौसला बढ़ाया, हमें ये कार्यक्रम करने का मौका दिया, इसके लिए आपके बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। पूरे संघ का सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अकेला आदमी कोई कर सकता नहीं है। जब आप सभी लोगों का सहयोग, सहकार और मार्गदर्शन मिलता है ना, तब जाकर के कोई ना कोई काम होता है। आप समझ लो कि पन्ना जी अकेले करते, पन्ना जी कुछ कर सकते नहीं है। शायद मेरे ख्याल में तो मेरे 1 घंटा भी काम मैं संघ के लिए नहीं दे रहा हूँ। जो भी कार्य सब लोग कर रहे हैं, ठीक है, एक आगे होने की वजह से आप मेरा नाम ले अलग बात है, लेकिन सबका पुण्य काम कर रहा है, मेरा कोई नहीं है। मैं तो खाली ये भगवा हूँ, उसके लिए और कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं, हमारी तो भावना है कि हमारे आगे इन्वेस्टर्स के अंदर जुड़े। मैं आपसे यही कहता हूँ कि आगे भी जो हमारी टीम आएगी, इसमें सब हमारी जो भावना है कि इन्वेस्टरों को जोड़ना, युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, तो आपका सहयोग उनके साथ में भी इसी तरह का रहेगा, ऐसी मैं आपकी अपेक्षा। खूब खूब धन्यवाद श्रीमान पन्नाला जी का। अगले मेहमान जो आने वाले हैं वो बड़े ही विशिष्ट है। छोटी उम्र में संयम अंगीकार करने वाले, आपको इस चातुर्मास दरमियान अपने मधुर प्रवचनों एवं विविध अनुष्ठानों में हम सभी को जोड़ने वाले आमंत्रित करना चाहूंगा परम पूज्य कार्याध्यक्ष बाल मुनि श्री भक्ति विजय जी महात्मा, विचार भक्ति दर्शन विजय जी महात्मा, कृपया नहीं हमारा कंक्लूजन नहीं साहब जी सीधे प्रश्न की ओर ही बढ़ते हैं। आपका दीक्षा पर्याय साहब जी 14 साल का दीक्षा पर्याय, आपने 15वां रनिंग है। कितनी उम्र में आपने दीक्षा ली थी? 11 साल की उम्र में ली थी, मतलब आप अभी 26 के हो चुके हो। हमारा जो सवाल है वो बाल दीक्षा से ही जुड़ा है। बाल दीक्षा कितनी सही? उदाहरण के तौर पे रसगुल्ला अगर सामने है, उसको छका नहीं है, बिना छके आप उस रसगुल्ले को त्याग कर देते हो, मतलब कि भाई जो परिपक्व नहीं है उसको क्या दीक्षा देना सही? मेरे हिसाब से तो परिपक्वता के बिना तो दीक्षा होती ही नहीं है। लेकिन बाल दीक्षा कितनी सही? क्या उनको एक पर्याप्त एज तक रुकना नहीं चाहिए? इसके विषय में आप संघ को थोड़ा मार्गदर्शन दें। बहुत ही सुंदर बात सामने रखी है। कृपया बिल्कुल शांति बनाए रखें, महात्मा माइक का उपयोग नहीं करते हैं। आज के समय में जनरल जो व्यक्तियों की मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि बाल दीक्षा सही है या गलत है, उसके लिए
मैं कोई शास्त्रीय बात करना नहीं चाहता, अपने तरफ से अपने पक्ष की बात रखने की कोशिश करूंगा कि एक बात समझ के रखो, माटी के 2 घड़े तैयार होते हैं। एक माटी का घड़ा शायद ज़्यादा पकने से थोड़ा ब्लैक हो जाता है और एक माटी का घड़ा थोड़ा पकता है, रेड रहता है। लेकिन कहते कि देखने जाए तो एक में पानी कम भी ठंडा हो सकता है और एक में शायद ज़्यादा भी हो सकता है। उसी तरह से हम ईंट की बात करें तो एक ईंट ज़्यादा काम कर सकती है और एक ईंट जो है मजबूताई के तौर पे देखने जाए तो काम कर सकती है। उसी तरह से यहाँ पर दीक्षा की जो बात रखी है कि एक दीक्षा बालपन की दीक्षा और एक दीक्षा युवा अवस्था की दीक्षा। लेकिन कहते हैं कि युवा अवस्था में जब दीक्षा होती है और युवा अवस्था में दीक्षा होने के बाद में साधना आराधना साधना में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो शायद हो सकता है कि उसकी कैपेसिटी यानी कि जो महत्ता सब कुछ गरिमा वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन व्यक्ति अपने आप में साधनाएं शायद कम कर पाएगा क्योंकि उसके पास समय की दशा शायद थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन हम देखने जाए तो कहते बालपन बचपन में जो व्यक्ति दीक्षा लेता है और आप इतिहास गवाह है, आपके सामने इतिहास अगर रखने जाए, आप इतिहास का किसी भी तरह से किसी भी जगह से आप पन्ना उठाकर देखो कि जितने भी बाल दीक्षाएं, जितने भी महापुरुषों ने जितनी भी छोटी उम्र में दीक्षाएं हुई है वो सब महापुरुष के तौर पर महापुरुष बनकर के जिन शासन के अंदर खड़े हुए। एक बार जोरदार इसी बात पे खड़े हो गए। बालमुनि जी, आपके लिए अगला सवाल भी हमारे लिए है। लोगों में एक डर सा माहौल बन गया है साहब जी। लोग कह रहे हैं कि इतनी दीक्षाएं हो रही है, इतनी दीक्षाएं हो रही है, एक समय ऐसा ना आ जाए कि गोचरी बौराने वालों की कमी हो जाए। इसके ऊपर आपको क्या कहना है? इसके अंदर पहली बात तो ये है कि हमारे नेगेटिव थॉट्स जो है बहुत ज्यादा काम करते हैं। आप विचार करो, मैंने जो बात रखी आपके सामने, आप स्कूल में बच्चे को जब रखते हो तब आपको पता होता है कि ये बच्चा कैसा तैयार होगा, फिर भी आप उसको स्कूल में डालते हो क्योंकि आपको पता है कि ये स्कूल में जाएगा, इसके संस्कार आएंगे, बड़ा होगा, तैयार होगा, आगे पढ़ कर के कुछ नया करेगा। उसी तरह से बाल दीक्षा की भी जीवन की हम बात करें तो कहते हैं कि बाल अवस्था में दीक्षा लेना यानी कि संयम के स्कूल में प्रवेश करना और वो व्यक्ति वहां पर उस घड़तर से तैयार होता है तो यहाँ स्कूल की यात्रा डिग्री तक समाप्त होती है जो शायद डिग्री अशाश्वत हो सकती है। लेकिन यहाँ जो दीक्षा के स्कूल के अंदर जो व्यक्ति की तैयारी होती है और जो डिग्री उसे प्राप्त होती है वो शाश्वत डिग्री प्राप्त। बहुत ही लाजवाब जवाब है। जो प्रश्न अभी रखा कि आज के समय में इतनी दीक्षाएं क्यों है, सबको अगर दीक्षा दे देंगे, बराबर सबको दीक्षा देंगे तो गोचरी कौन गिराएगा, ये आरोप लगा है। मैं कहना चाहता हूं आज हिंदुस्तान की जनता कितनी है? 140 हाँ 140 पूरी विश्व की ले लो, उसके अंदर जैन समाज की जनता कितनी? हाँ जैन समाज की जनता ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ 4 करोड़ समझो। उसके बाद में हम देखने जाए तो कहते हैं जैन समाज की जनता 4 करोड़ की है, उसमें से आराधना साधना करने वाली जनता कितनी? हाँ ज्यादा से ज्यादा 10%, 15%, 20% होगी। अगर 4 करोड़ में से ज्यादा समझ लो ऑल ओवर हिंदुस्तान में मिला के 1 करोड़ की जनता या 1.5 करोड़ की जनता ऐसी होगी जो शायद धर्म आराधना करती है। उसके अंदर हम देखने जाए तो कहते हैं कि उपाश्रय में आने वाली पब्लिक कितनी? हाँ उपाश्रय में आने वाली पब्लिक शायद ज्यादा से ज्यादा 10% यानी कि 30,000 और 30,000 उपाश्रय में आने वाली पब्लिक है और 30,000 से पब्लिक में से महात्मा से जुड़ने वाली पब्लिक कितनी? हाँ सिर्फ खाली 1% यानी कि समझो 30,000 में से ज्यादा 10,000 की पब्लिक समझो। और अब उसी 10,000 पब्लिक में से महात्मा के पास में दीक्षा लेने वाले कितने साल के? हाँ
1% यानी 2%, यानी कि साल में मिलाकर ज्यादा से ज्यादा दीक्षा कितने लोग लेते हैं? 200-250 साल में 200-250। अक्षय भी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। बाकी महात्माओं के पास में आने के बाद में पुरुष कितने दीक्षा लेते, कितने लड़काओं की दीक्षा होती है? एक साल का काउंटिंग करो, ज्यादा से ज्यादा 9 से 10, 10 से ज्यादा 15, इससे ज्यादा दीक्षा होती नहीं। कितना होता है? लड़कियों का छोड़ो, लड़कियों की नहीं, सिर्फ खाली लड़कों की बात कर रहा हूँ। हाँ, से लड़कियों की काउंटिंग मत करते बस। टोटली अगर आप चलो अभी टोटली भी गिन लो, 10% में लड़के आने वाले महात्मा के पास खाली 5%, 10% में से दीक्षा होने वाली खाली 15, और साध्वी जी भगवंतों के पास में जाने वाली 30% प्रजा में से दीक्षा लेने वाली खाली 100 जन, यानी कि हर साल अगर मिला के ज्यादा से ज्यादा 50 दीक्षा मिनिमम होती है। बाकी की प्रजा धर्म में कितना करती है, तो गोचरी और आने वालों की कमी कहाँ आने वाली? बहुत ही लाजवाब है। जिसने ये सवाल किया सब बीच में मैं बोल देना चाहता हूँ, ये जो भी सवाल है मेरे नहीं है मेरे नहीं है। खूब खूब धन्यवाद देना चाहूंगा बालमुनि जी को। कृपया आप अपने स्थान पर विराजे। अगले जो अपने मेहमान आने वाले हैं, मधुर प्रवचनकार परम पूज्य शुद्ध संयमी मुनिराज श्री भाग्य चंद्र जी विजय जी महाराज साहब, उनसे मैं निवेदन करूंगा कृपया यहाँ से देखें तो भी चलेगा, लेकिन आपकी जैसी अनुकूलता साहब, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। मथे नामी साहब जी, वहाँ पे आओगे तो फील आएगा। हाँ, ये चीज है जी साहब, इनसे भी कुछ लीजिए। ये माहौल बना है, ये जो कुछ भी माहौल यहाँ पर बनाया गया है मात्र और मात्र एक सिर्फ एक आयोजन है, बाकी कुछ नहीं है। ये कोई आरोप प्रति और आरोप लगाने की प्रक्रिया नहीं है। डिस्क्लेमर हमने स्टार्टिंग में ही दिया था। थोड़ा टेक्निकल शब्द बहुत कम पूछना, मुझे एकदम साहब हमारा आईक्यू बहुत छोटा है, मेरा जो आईक्यू है बहुत ही छोटा है। સાહેબ જી ગુજરાતીમાં પૂછું કે હિન્દી ચાલશે? गुजराती મને ગુજરાતી નથી આવડતું સાહેબ, તમે ગુજરાતી નથી बोलता, हिंदी में ही पूछूंगा, मुझे गुजराती नहीं आती। आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज की युवा पीढ़ी जो है साहब जी धर्म से विमुख होते जा रही है। आज भी देख रहे हैं, हमने तो सोचा था रजत शर्मा का नाम लेके हमने जो हमारा प्रमोशन किया था उस हिसाब से तो बाहर तक भीड़ लगनी चाहिए थी, लेकिन युवा पीढ़ी कहाँ है साहब जी? युवा पीढ़ी धर्म से विमुख हो चुकी है, तो उसके लिए आपको क्या संदेश देना है? मैं उसके लिए क्या बोल सकता हूँ? आजकल कहते हैं कि जनरेशन इतना बिगड़ा हुआ है। कहते हैं ना कि कभी कभी महात्माएं चौमासा करने के लिए आते हैं, तो हम कितना भी प्रयत्न करें कि भाई महात्माओं के प्रवचन वगैरह आपको नहीं अच्छा लगे तो मत आओ, पर एक बार सुन के जाओ कि उनके कभी कभी कहते हैं ना कि कोई 10 ऐसे पदार्थ होंगे उनमें से शायद आपके जीवन का कोई आपको एक पसंद आएगा। पर कहते हैं ना कि आजकल की जनरेशन क्या है, कहते हैं ना महाराज साहब बहुत सब महाराज साहब जैसे 14 प्रकार के वक्ताओं की बात आती है, ऐसे कई कितने प्रकार के श्रोताओं की बात आती है, उसी प्रकार से कई कितने साधुओं की भी बात आती है कि भाई किस तरह आजकल कैसे बच्चों को तैयार वगैरह करना चाहिए। सब ये बहुत गहन विषय है, इसलिए सच में इसके लिए प्रश्न नहीं पूछो तो अच्छा है, क्योंकि कभी कभी महात्मा बोल रहे हैं इतने कम समय जो आप दे रहे हो उसमें इस पूरे विषय को विस्तृत रूप में प्रेजेंट करना बहुत ही कठिन विषय है। अलग से आपके इसके ऊपर ही एक सेशन रखना चाहिए कि भाई युवा पीढ़ी को कैसे धर्म से जोड़े। महात्मा आप इस अदालत में पधारे, उसके लिए आपकी खूब खूब अनुमोदना है, खूब खूब धन्यवाद है। समय नहीं है साहब, नहीं तो आप जैसे कहे 2-3 प्रश्न और है, लेकिन समय की अभाव के कारण। हाँ धन्यवाद साहब जी। हाँ अभी एक अंतिम विषय बचा है, उसके पहले जो लाभार्थी परिवार है उनसे मैं निवेदन करूंगा कृपया जो आपने लाभ लिया है चाक भरने का और कपड़े रंगने का कार्यक्रम, कृपया आपके परिवार से आगे पधारे और इस कार्यक्रम को संपन्न करें। सभी को पसंद आया? ऐसे कार्यक्रम भविष्य में अगर हो करने चाहिए, आपको अगर अच्छा लगता हो तो आगे भी हम कोशिश करेंगे ऐसी कुछ प्रस्तुति देने की। इसके कार्यक्रम में जो भी जिन्होंने भी प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग दिया हो उन सभी का मैं तहे दिल से
अनुमोदना करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो महात्मा बैठे हैं, इसके पीछे की जो साज सजावट की है, उनमें हमारे ही परिवार के शाह शंकरलाल जी जवेसन जी परिवार की बहुओं ने मिलकर ये जो सजावट की है, उनके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो छाव में जो विविध उपकरण वगैरह रखे हैं, सजाए हैं, उसमें भी जिन जिन महिलाओं ने, बच्चियों ने योगदान दिया हो, उन सभी का भी धन्यवाद। महिपाल भाई जो कि सतत ये रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं, ये जो भी म्यूजिक आप सुन रहे हैं, ये सब ऐसे ही नहीं बने। परिवार वालों को मैं निवेदन करूंगा, कृपया आगे बढ़ा रहे। ये तो आप आ रहे थे तब तक